तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आप अच्छे से पढ़ो तो। और ये रीनीट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल यूट्यूब चैनल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे ही क्लिप्स नोट्स के साथ आप सबको रिवाइज कराऊंगी पूरे चैप्टर्स को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे कोर्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। हमारे नेचर में 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एक दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं 8, 9, 10 से हम लोग पढ़ते जाते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। एक बॉडी और एटम कभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कभी भी उस पर चार्ज बॉडीज नहीं होते हैं। मतलब अगर एक बॉडी में ये नहीं होता है कि उसमें चार्ज नहीं होता है, एक बॉडी में चार्ज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी उसमें प्रेजेंट होता है, तो उस बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। एक बॉडी को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज तब बनाते हैं जब उसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास एक बॉल है, मैंने उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और वही जो इलेक्ट्रॉन मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला उस बॉल से पहले वाले से, अगर सेकंड बॉल को मैंने उसमें दे दिया, उसमें ऐड कर दिया मैंने, तो उसको नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन उसको देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब भी जाता है तो वो अपने साथ एक चार्ज लेके जाता है, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ऐसे ही हम अगर पॉजिटिव चार्ज दे देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो उसका मतलब होता है कि हम लोग उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, और नेगेटिवली चार्ज तब बनता है। तो बच्चों देखो, अब डी पॉइंट जो है ये बता रहा है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग चार्ज टू अ न्यूट्रल बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, और वही जो बॉडी अगर दूसरा कोई बॉडी है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन जाके वहाँ पे जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बॉडी अब नेगेटिवली चार्ज होता है। अदरवाइज सारे बॉडी जो होते हैं, जितने भी नेचर्स में बॉडी पाए जाते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो ऐसा यूनिट जो होता है चार्ज का, उसको कूलम बोला जाता है। एंड एक कूलम चार्ज को ही हम लोग मतलब जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वहीं अगर पॉजिटिव चार्ज में देखना चाहो आप कि मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, तो बस ये साइन जो है नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव साइन हट जाता है और वो पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि आप सब ने बहुत ही छोटे क्लासेस में आप सब ने पढ़ा होगा। एंड इसको हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं। तो देखो, एक ये न्यूट्रल बॉडी है जिसमें से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और इस दूसरे वाले बॉडी में ऐड कर देते हैं। तो देखो, हमने यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये बॉडी के पास चार्ज हो जाता है, जो कि पॉजिटिव होता है। और वहीं अगर हम बॉडी में ऐड करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होता है बट अपोजिट इन साइन होता है। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है जिसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। और जिसमें हम लोग ऐड करते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है और वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होता है। अब जो अगला टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जब भी कोई चार्ज अगर हम एक बॉडी से निकाल कर दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सिर्फ होल नंबर में होता है, कभी वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। मतलब आप कभी भी नहीं ये देखोगे कि मैंने इस बॉडी से 1.6 चार्ज को निकाल के इस बॉडी में ऐड कर दिया, या फिर मैंने 2.6 लिया, ये फ्रैक्शन नहीं चलता है। जब भी अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो पूरा होल नंबर होता है। या तो आप एक को दे सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप फ्रैक्शन में 3/2, 1/2 या फिर 1.5, 6.5 ये सब नहीं करते हो। तो यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब भी मतलब बॉडी होता है तो वो होल नंबर में ट्रैवल करता है। तो इसका यही फार्मूला होता है Q = NE। और जब भी कोई बॉडी पे, मैंने एक क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख रखा है कि देखो एक बॉडी है जिस पर 2 कूलम का चार्ज है, तो अब हमें ये फाइंड करना होता है कि इसमें से कितने ये मतलब ये गेन किया है, लॉस किया है कितने इलेक्ट्रॉन को। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज़ करते हैं। तो देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला होता है Q = NE। तो हम लोग को यही फाइंड करना है कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन है इसने लेफ्ट किया, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो ये हम लोग को फाइंड करना है। तो ये देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज हमारे पास दिया हुआ है 2 कूलम, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जब ये तुम करोगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो आपको n का वैल्यू यहाँ से फाइंड होता है, जो कि 1.25 × 10⁻19 कूलम होता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है।
अब जो अगला पॉइंट है उसमें मैंने लिख रखा है कि बॉडी बीइंग न्यूट्रल, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एब्सेंस है चार्ज का। इसका मतलब ये होता है कि उसमें बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि अगर कोई बॉडी आपको न्यूट्रल दिख रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्ज एब्सेंट है या फिर उसमें वो डेफिशिएंट ऑफ चार्ज है उसमें। उसका मतलब ये होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। एंड अगला पॉइंट जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड वेयर एज बैलेंस चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब बच्चों ये होता है कि कभी भी जो चार्ज होता है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी तुम चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नहीं तुम बना सकते हो, लेकिन तुम ये जरूर कर सकते हो बैलेंस पॉजिटिव चार्ज को और बैलेंस नेगेटिव चार्ज को तुम क्रिएट कर सकते हो और बना भी सकते हो। जैसे कि ये देखो, एक गामा रे जो होता है वो टूट कर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में बन जाता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, क्योंकि ये देखो ये न्यूट्रल बॉडीज था, गामा रे जो है वो न्यूट्रल बॉडी है एंड उसने टूट कर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को दो पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को उसने प्रोड्यूस किया, यानी कि इसने दो चार्ज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस किया, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा पेयर प्रोडक्शन। और वही अगर ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि अगर ये निकला हुआ है यहाँ से गामा रे से ये निकला है तो ये दोनों मिलके गामा रेस बना भी सकते हैं। तो यही देखो, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों मिलके गामा रेस को प्रोड्यूस करते हैं और इसका नाम होता है मास एनहिलेशन। अब जो अगला टॉपिक है वो वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एंड नीट में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो रीनीट टफ होने वाला है, टफर साइड पर जाएगा, तो ये शायद हो सकता है कि ना आए, लेकिन ये आपको बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो देखो, एक बॉडी है मेरे पास चार्ज एक बॉडी है जिसके चार्ज है Q1 एंड दूसरा बॉडी है जिस पर चार्ज है Q2। अब हम लोग को ये फाइंड करना है कि अगर ये दोनों को हम मिला दें तो जो दोनों के मिलने के बाद जो होंगे उन पे बाद में चार्जेस कितने होंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि अगर इस पर Q1 चार्ज है, दोनों सेम बॉडीज़ होने चाहिए, आइडेंटिकल बॉडीज़ होंगे तभी ये वैलिड होगा। तो अगर देखो ये बॉडीज़ पे Q1 चार्ज है, ये बॉडी पे Q2 चार्ज है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपका एक दोस्त है और आप हो, आपके पास 2 चॉकलेट है और आपके दोस्त के पास भी 2 चॉकलेट है। तो पूरा मिला के अगर शेयर करते हो तो आपके पास 4 चॉकलेट हो जाते हैं। 4 चॉकलेट करने के बाद मान लो आपने एक डेयरी मिल्क खरीदा है, उसने किटकैट खरीद रखा है, तो आप एक एक शेयर करते हो कि मतलब एक डेयरी मिल्क तेरा ले और एक किटकैट तुम मुझे दे। ऐसे करने के बाद ये फिर आधे आधे बांट लेते हो, यानी कि आप सिंगल सिंगल बांट लेते हो। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखा जाता है कि अगर इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, तो हम ये दोनों का पहले तो एडिशन करते हैं, तो Q1 प्लस Q2 इनका टोटल चार्ज हो गया। फिर हम लोग को सेम बॉडीज़ है तो हम लोग सेम इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। तो इस पर जो बाद का चार्ज होता है वो होता है Q1 प्लस Q2/2 और इसका जो बाद का चार्ज होता है Q1 प्लस Q2/2। एंड पूरा अगर सिस्टम की बात करें तो Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बोथ द बॉडीज पर, क्योंकि वो बॉडी सेम होता है। अब बेटा जो अगला टॉपिक आया है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि एक एक्सपेरिमेंट है जो कि डिटेक्ट करता है चार्ज को। ये मेज़र नहीं करता है कितना चार्ज है प्रेजेंट है, कितना बॉडी में चार्ज है, मतलब ये नहीं बताता है कि इसमें 5 कूलम चार्ज प्रेजेंट है, इसमें -6 कूलम का चार्ज है। बस ये बताता है कि चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है पूरे अच्छे तरीके से। आप पर ये नोट्स अगर पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो देखो, ये डिवाइस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस, ये डिवाइस है डज नॉट मेजर चार्ज, ये चार्ज को मेज़र नहीं करता है, सिर्फ ये डिटेक्ट करता है कि चार्ज उस बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं। तो जब भी इसका प्रोसीजर ये है कि इसमें एक मेटल का नॉब होता है, फिर एक मेटल का रॉड होता है और उसमें 2 लीव्स होते हैं इसके, जिसको हम लोग गोल्ड का बनाया हुआ होता है, और एक इनक्लोज बॉक्स में रखा रहता है। तो जब भी आपको बॉडी पे चार्ज मेज़र करना होता है तो देखो यहाँ पे लिखा है द बॉडी ऑन विच चार्ज नीड टू बी डिटेक्टेड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल नॉब। जब भी आपको किसी बॉडी का चार्ज पता करना होता है तो मेटल नॉब से आप उस चार्ज को कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने के बाद आप ये देखो, द चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड फर्स्ट टू द मेटल नॉट। पहले तो वो मेटल नॉट के पास जाता है, आप पीछे प्लट करके देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। मेटल नॉब के पास जाता है, फिर उसके बाद मेटल रॉड के पास जाता है, और फाइनली वो गोल्ड लीफ के पास आता है। बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्जेस ऑन बोथ द गोल्ड लीफ जो होते हैं वो डाइवर्स कर जाते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लो दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो डाइवर्स कर जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज होगा तो भी डाइवर्स करेगा। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज होते हैं तो आप सब जानते हो कि अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप अट्रैक्ट होते हो तो वो अट्रैक्ट कर जाते हैं, तो उससे हम लोग को पता चल जाता है कि वहाँ पे दोनों सेम चार्जेस थे या फिर अपोजिट चार्जेस थे।
और अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड को फाइंड करना पड़ता है तो उससे हम लोग ये देखते हैं कि मोर डाइवर्जेंस बिटवीन गोल्ड लीव्स, उसका मतलब होता है कि मोर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, जितना दूर भागेगा वो, उससे हम लोग समझ जाते हैं कि उसमें ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है। और अगर वो ज़्यादा ही क्लोज आएगा तो उससे भी हम लोग को पता चल सकता है कि वो दोनों का चार्जेस तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो अपोजिट चार्जेस थे, इसलिए वो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो, कभी हम लोग चार्ज देते हैं किसी भी कंडक्टर को, तो वट एवर चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो जब भी हम लोग चार्ज प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंडक्टर को, तो वो जो होता है, मान लो ये बॉडी एक है, वो 5 कूलम, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। तो देखो एक ये बॉडी है, इस पर हम लोग 5 कूलम का चार्ज देते हैं जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वही लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो उसके सरफेस एरिया पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एंड सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्म कंडक्टर और कंडक्टिंग सेल भी हो सकता है, स्फेयर भी हो सकता है, विल ऑलवेज बी यूनिफॉर्मली चार्ज। मतलब जितना भी कंडक्टर का जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो यूनिफॉर्मली चार्ज होता है। ये नहीं कि यहाँ पे 5 कूलम का प्रेजेंट है, यहाँ पे 2.5 कूलम भी प्रेजेंट है, तो ये नहीं होता है। जबकि ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है इंसुलेटर में। जो भी चार्ज दिया जाता है, ऐसा कुछ भी प्रेजेंट चार्ज इंसुलेटर पे नहीं होता। जब भी हम चार्ज यहाँ पे 5 कूलम को प्रोवाइड किए, अगर ये इंसुलेटर है तो ये 5 कूलम यहीं पे भी बैठा रहेगा, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। मतलब ये पूरे सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जहाँ पे हम चार्ज देते हैं वहीं पे ये स्थिर हो जाता है, वहाँ से हिलता डुलता नहीं है। नथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन एन इंसुलेटर, जो कि बहुत ही सटीक तरीके से मैंने यहाँ लिख रखा है। अब आगे देखते हैं हम लोग कूलम फोर्स। अगला टॉपिक हम लोग का कूलम फोर्स आता है। तो लाइक चार्जेस, हम लोग सब जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो यही एक आइडिया था, मतलब यहाँ पे डेरिवेशन है जो कि मैंने शॉर्ट तरीके से यहाँ बताना चाहा है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग ये दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जाएगा तो एक ये कॉन्स्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं के डिपेंड करता है मीडियम पे, वो सारे मीडियम का अलग अलग होता है। तो ये हमारा फोर्स होता है कूलम फोर्स, जो कि होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। आप इसको याद रख सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन कूलम्स लॉ, जो कि के को बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जाता है, कांस्टेंट आता है जो कि के होता है, एंड इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम। और अगर एप्सिलॉन नॉट होता है तो वो परमेबिलिटी जो कि यहाँ लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, ये परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम होता है, जिसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 और यूनिट होता है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हो। तो जितना ज़्यादा परमेबिलिटी होता है किसी भी मीडियम का, उतना ही ज़्यादा वो चार्ज स्टोर कर सकता है। एंड फोर्स बिटवीन द चार्ज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन नॉट मीडियम का। तो जितना ज़्यादा अगर एप्सिलॉन नॉट मीडियम होता है उतना ही चार्ज प्रेजेंट होता है एंड उतना ही कम फोर्स वहाँ पे चार्जेस के बीच में लगता है। तो वैक्यूम और एयर के बीच में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि के का वैल्यू होता है, उसका पूरा टोटल वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, और यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो कि डायमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी तरीके से निकल सकता है अगर आपने डायमेंशन पढ़ा हुआ है तो। अगला टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें 2 तरीके के होते हैं। एक तो क्वालिटेटिव डिस्कशन इसका करते हैं हम लोग कुछ, और कुछ क्वांटिटेटिव डिस्कशन होता है। तो पहले हम लोग क्वालिटेटिव डिस्कशन करते हैं। तो ये रीजन होता है ऐसा सराउंडिंग अ चार्ज इन विच इफ एनी सेकंड चार्ज इज ब्रॉट इट विल एक्सपीरियंस एज अ फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी चार्ज होता है उसका एक रीजन होता है। मान लो ये चार्ज है Q, मान लो ये Q चार्ज है, एंड इसका जो रीजन होता है इसके भीतर अगर किसी सेकंड चार्ज को आप लाओगे तो वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स को, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता है। मतलब मान लो अगर आप खड़े हो एंड आपका जो आपने परफ्यूम लगा रखा है और आप 5 मीटर की दूरी पर आपका परफ्यूम स्मेल करता है, तो अगर कोई दूसरा बंदा या फिर बंदी जो भी अगर आपके पास आता है तो उसे वो परफ्यूम की स्मेल आएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मेरा दायरा है, मेरा एरिया जो बोल सकते हैं उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जो कि बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप इन्फिनिटी पे जाओगे, जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो आपको स्मेल आना बंद हो जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर आप इन्फिनिटी पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ चार्ज इज इक्वल टू 0, मतलब उसका जो दायरा है, जिसका एरिया होता है वो ख़त्म हो जाता है एंड वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 0 हो जाता है। तो अगला पॉइंट है चार्ज ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग स्टडी इज नोन एज सोर्स चार्ज। और जिसकी मतलब मान लो मैं परफ्यूम लगा के खड़ी थी, तो जो मेरा एरिया जो आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि मतलब 5 मीटर की दूरी पे मेरा जो परफ्यूम का स्मेल है वो आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं
सोर्स चार्ज, मैं वहाँ पे सोर्स चार्ज की तरह काम करती हूँ। तो अब उसका क्वांटिटेटिव डिस्कशन देखते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट वाज सोर्स चार्ज क्यू एट डिस्टेंस ऑफ डी। मान लो ये मैं हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो है एक लड़का है, मान लो उसका चार्ज है उस पर 1 कूलम का, और यहाँ पे मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो पहले हम उससे फोर्स फाइंड करेंगे। तो देखो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी का स्क्वायर। सॉरी मैंने यहाँ फोर्स लिख रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे सिंगल क्यू लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स अपॉन चार्ज होता है। ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स के फॉर्मूला में 2 क्यू आते हैं, तो एक क्यू यहाँ से कट जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ सिंगल क्यू आ रहा है एंड अपॉन में डी स्क्वायर होता है। तो जब भी हम लोग को कभी भी फाइंड करना रहता है किसी भी चार्ज के वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है, तो हम लोग वहाँ पे 1 कूलम चार्ज को अज्यूम कर रहे थे कि यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट होता है, एंड फिर हम लोग वहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यही लिखा हुआ है, वेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ चार्ज क्यू नीड टू बी कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट अज्यूम दैट 1 कूलम इज प्रोड्यूस्ड देयर और प्रेजेंट देयर। मैंने सॉरी बोला है। तो the force acting on this charge will give us the magnitude as well as direction of electric field at that point because of charge q। तो जब भी हम लोग को किसी भी चार्ज की वजह से अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना होता है तो हम लोग वहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं एक पॉइंट चार्ज को जिसका चार्ज होता है 1 कूलम, एंड फिर हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं और हम लोग वहाँ का पता कर लेते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रेजेंट है। तो अब हम लोग आते हैं वापस से क्वालिटेटिव डिस्कशन में, जहाँ पे हम लोग ये पता किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का अपना एक एरिया होता है जिसकी मतलब जिसमें वो अपना फोर्स लगा सकता है दूसरे बॉडी पे। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट इसका होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स का चार्ज होता है न्यूटन और चार्ज का जो होता है वो कूलम होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एंड डायमेंशन आप निकाल सकते हो। बहुत ही ईजी वे से डायमेंशन निकल जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे बताना, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए देखते हैं तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, एंड नेगेटिव चार्ज के अपोजिट यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो देखो यहाँ पे एक चार्ज क्यू है और यहाँ पे ये एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट पी है डिस्टेंस डी पे। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड है पता करना है कितना होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो 1 कूलम चार्ज को हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं और फोर्स होता है 4 न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 4 SI यूनिट का हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग को फोर्स मान लो 2 कूलम चार्ज है और हमको अब पता चल गया कि यहाँ पे 4 SI यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो हमको यहाँ पे पता करना है कि फोर्स कितना है। तो फोर्स हो जाता है, हम लोग देखो फोर्स हो जाता है चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग चार्ज मेरे पास पता है 2 कूलम है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास 4 है, तो यहाँ पे फोर्स हो जाता है 8 न्यूटन। सेम उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे फोर्स पता करना है इस 100 कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 4 SI यूनिट का है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स देखेंगे तो फोर्स सेम वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास 4 है और चार्ज मेरे पास 100 कूलम का है। तो 4 इंटू में अगर 100 करोगे तो मुझे मिलता है 400 न्यूटन, जो कि करेक्ट आंसर है।